So we will quickly revise working of a telescope. बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। टेलीस्कोप क्यों यूज होता है, कहाँ यूज करते हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस वी यूज। तो सबसे पहले द ऑब्जेक्ट्स विच आर फार अवे फ्रॉम अस, जिसको हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसका कंडीशन था डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच आर एटलीस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। अगर मेरे पास एक टेलीस्कोप है जिसका फोकल लेंथ लेट अस से इज 20 सेंटीमीटर, तो जो भी ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो 10 टाइम्स ऑफ एफ मतलब कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 200 सेंटीमीटर फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब फार अवे ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये वर्ड ही यूज कर रहे हो, डिस्टेंट मतलब फार अवे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा। छोटा होगा मतलब हमको छोटा दिखेगा। तो वेरी वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, very large objects which are far away, they appear very small because they make small angle, right? तो ऐसे जो objects होते हैं which are very far away, very large but far away, which make small angle, उनको देखने के लिए we use telescope। तो टेलीस्कोप में आपको पता होना चाहिए, टेलीस्कोप इज मेड अप ऑफ टू लेंस, एक है ऑब्जेक्टिव, एक है आईपीस। एंड इफ यू रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्जर इन साइज एंड लार्जर इन एपर्चर। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब द लेंस विच इज टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, इसका एपर्चर भी बड़ा है और इसका फोकल लेंथ भी ज्यादा है, वैल्यू इज हायर। तो ऑब्जेक्टिव इज अ लेंस हैविंग लार्जर एपर्चर एंड लार्जर फोकल लेंथ। आईपीस is a lens which has smaller aperture and smaller focal length। ये दोनों का कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। एंड यू शुड रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टेलीस्कोप आप यूज करते हो टू सी एन ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो वहां से जो भी रेज आएंगे दे विल ऑलवेज बी पैरेलल। तो पैरेलल रेज होंगे, ऑब्जेक्ट से आने वाले रेज विल बी पैरेलल। दे मे नॉट बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। If the rays are parallel to principal axis, they converge at a point which is called as focal point, focus of objective lens। लेकिन अगर रेज, और बाय द वे इस रेज को बोलते हो पैराएक्सियल, द रेज विच आर पैरेलल टू देमसेल्फ और आल्सो टू प्रिंसिपल एक्सिस आर नोन एज पैराएक्सियल रेज। तो अगर रेज पैराएक्सियल नहीं हुए तो इस केस में जो इमेज बनेगा, द इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन एंड दैट प्लेन कंटेन्स फोकस। तो उस प्लेन को बोलते हो फोकल प्लेन। तो इमेज फोकस पॉइंट की जगह पे एक प्लेन में बनता है और उस प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। एंड यू शुड रिमेंबर, यह है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है कि इमेज है, इमेज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज डायरेक्टली मेजर हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट इज फार अवे। तो ए बी here does not represent object but it represents image formed by objective lens। और ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे, करेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस है आपको पता होना चाहिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म एट फोकल पॉइंट या फिर फोकल प्लेन। तो ये इमेज डिस्टेंस भी है, किसका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव का। तो वोल एंड सोल पर्पस ये था, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन पॉसिबल हो उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन करना है। हमको चाहिए हाईली मैग्नीफाइड इमेज। तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन करने के लिए ये जो ए बी था, ये था इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, लेकिन इस ए बी को हम ट्रीट करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। और इंटेंशनली इंटेंशनली इसका डिस्टेंस ऐसा सेट करते हैं सच दैट it is at focal length of eyepiece। तो ये है इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। ए बी ये इमेज है, किसका इमेज है, ऑब्जेक्टिव ने बनाया उसको, वो इमेज है। लेकिन ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके लिए ऑब्जेक्ट है, आईपीस के लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल टू फोकल लेंथ। अगर रिमेंबर दिस, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकल लेंथ, जैसे इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल प्लेन। वैसे ही इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकल प्लेन, इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। तो ये जो इमेज बनेगा ये कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे। और इंफिनिटी पे जब भी कोई इमेज बनता है इट इज हाईली मैग्नीफाइड।
यहाँ तक क्लियर, राइट। तो सिर्फ एक चीज याद रखना, ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा है, आईपीस का छोटा है। ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया वो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पे बना, वो इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट है किसके लिए, आईपीस के लिए, और वो कहाँ रखा है, एट द फोकल प्लेन ऑफ आईपीस, so the image form will be at infinity, तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो रेज कहाँ से आए, रेज इंफिनिटी से आए, तो ये फ्रॉम इंफिनिटी है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, तो रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड इमेज इज फॉर्म टूवर्ड्स इंफिनिटी। देन हमको अल्टीमेटली चाहिए था मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो मैग्निफिकेशन का जो बेसिक फॉर्मूला था माइक्रोस्कोप में वो भी यहाँ पे सेम ही है। तो मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप is equal to beta by alpha. Beta is the angle made by the final image at the eye, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हो तो at the eye। तो बीटा, tan beta from here, what will be tan beta? Opposite side, what is opposite side? AB upon adjacent side, that is FE, that is FE, focal length of eyepiece। अगर बीटा एंगल स्मॉल है तो tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, तो इट इज ए बी अपॉन एफ ई। यहाँ तक क्लियर। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन एफ ई अपॉन अल्फा। सिर्फ अल्फा का डेफिनेशन यहाँ पे चेंज होगा। अल्फा का डेफिनेशन इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, अल्फा वाज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डीडीवी। हमने 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, उसने जितना भी एंगल बनाया उसको बोलेंगे अल्फा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज फार अवे, तो यू कैन नॉट कीप ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को आप डीडीवी पे रख नहीं सकते हो। तो हम यहाँ पे अल्फा का डेफिनेशन ही चेंज कर देंगे, हम बोलेंगे अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप एट ह्यूमन आई। अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, जैसे स्टार को देख रहे हो, जुपिटर प्लैनेट को देख रहे हो, विदाउट विदाउट टेलीस्कोप, राइट। तो एंगल कितना बनेगा, अल्फा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है, तो मैं डायरेक्टली नेकेड आई से देखूं या फिर टेलीस्कोप से देखूं, एंगल सेम बनेगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इज फार अवे। तो एक्चुअली अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एट द आई विदाउट टेलीस्कोप। लेकिन टेलीस्कोप यूज करते भी हो तो टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव पे जो एंगल बनेगा वही एंगल कहाँ बनेगा, डायरेक्टली ह्यूमन आई पे, क्योंकि टेलीस्कोप का साइज कितना ही होगा एट द मोस्ट। टेलीस्कोप का ट्यूब कितना होगा, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 10 फीट, उससे बड़ा तो होगा नहीं, राइट। इफ आई यूज 6 फीट लॉन्ग टेलीस्कोप, तो जो एंगल ऑब्जेक्टिव पे बना वही एंगल मेरे आंखों पे बनेगा। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट by the object at unaided eye, at human eye directly। ये अल्फा तो ये भी अल्फा, वर्टिकली अपोजिट। तो tan अल्फा यहाँ से क्या मिलेगा, tan अल्फा will be opposite side which is AB upon adjacent side, that is FO। if alpha is small तो tan alpha is alpha, तो alpha is AB upon FO। तो अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, ए बी अपॉन एफ ओ, ए बी कैंसल, तो ये आपको मिल जाएगा एफ ओ बाई एफ ई, वेर एफ ओ इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एफ ई इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, राइट। देन सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। वाई नेगेटिव साइन, बिकॉज इफ यू सी द फाइनल इमेज इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस एंड द ऑब्जेक्ट वाज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो माइनस साइन वहां से आएगा। देन जैसे हमने लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप देखा था, वैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप आएगा। लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप मतलब ऑब्जेक्टिव से आई पीस तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव से आई पीस तक का डिस्टेंस मतलब एफ ओ प्लस एफ ई। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी एफ ओ प्लस एफ ई, लेकिन एफ ओ वॉज बी ओ एंड एफ ई वॉज यूवी, तो ये आ गया लेंथ ऑफ
ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। तो यहाँ तक हमने कल कवर किया था एंड दिस वाज द लास्ट थ्योरी टॉपिक। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तब तक नो वन विल टेक आउट नोटबुक्स। Once we complete one question, only then you will be allowed to take out your notebooks and write down. Example 9.4, a crane flying 6 meter above. अभी सबसे पहले तो क्रेन में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रेन मतलब कौन? बर्ड। बर्ड और एक टाइप का क्रेन होता है एंड दैट क्रेन कैन नॉट फ्लाई, पता है ना? There is a heavy vehicle called as crane and that heavy vehicle cannot fly. तो यहाँ पे जो crane है ये एक bird है। तो a crane flying 6 meter above a still clear water lake sees a fish underwater. For the crane, the fish appears to be 6 centimeter below the water surface. How much deep should the crane immerse its beak to pick that fish? What do you mean by beak? Chot, right? For the fish, how much above the water surface does the crane appear? Refractive index of water is 4/3. अब फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होते? क्योंकि क्वेश्चन समझते ही नहीं। तो नाउ ऑनवर्ड, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पहले पूरा क्वेश्चन एक एक सेंटेंस पढ़ के हम लोग समझते जाएंगे। अ क्रेन फ्लाइंग 6 meter अबव अ स्टिल क्लियर वाटर लेक। तो एक लेक है जिसमें स्टिल मतलब नॉन मूविंग, है ना? जाते हो लेक पे कभी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम ही काम है वाटर, नथिंग इज मूविंग। तो क्लियर वाटर है, क्लियर होगा तो ही फिश दिखेगा। अगर उसमें बहुत ज्यादा डस्ट है तो दिखेगा नहीं। तो क्लियर वाटर मतलब इट इज वेरी क्लियर सो दैट द क्रेन कैन सी फिश। ये जो क्रेन था ये कितना दूर है? 6 meter। इट इज 6 meter अबो। तो मान लो दिस इज क्रेन एंड आई डोंट नो हाउ डज दैट क्रेन लुक लाइक। तो मैं सिर्फ ऐसा ड्रॉ करके बोल दूंगा ये क्रेन है। क्या है ये? क्रेन है। कितना दूर है? 6 meter। ये जो हाइट है इसको आप बोलते हो रियल हाइट। क्या बोलते हैं इसको? रियल हाइट। किसका रियल हाइट है? क्रेन का। तो मैं इसको बोल दूंगा आरसी। तो आरसी मतलब रियल हाइट ऑफ क्रेन। और हाइट क्यों? क्योंकि वाटर के ऊपर है। अब आगे क्या बोला है? सी द फिश अंडर वाटर। तो क्रेन ने एक फिश को देखा जो अंडर वाटर था। तो इमेजिन इमेजिन यहाँ पे एक फिश है, करेक्ट? देन फॉर द क्रेन द फिश अपीयर्स टू बी, अपीयर्स मतलब एपरेंट डेप्थ। तो फिश अपीयर्स टू बी मतलब एपरेंट डेप्थ। तो दिस इज एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश ए एफ, राइट? तो लिखते भी जाएंगे साथ साथ में गिवन डेटा। व्हाट इज गिवन डेटा टू अस? रियल हाइट ऑफ क्रेन कितना था? 6 meter। एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश कितना है? 6 centimeter। अब आगे आगे ये बोला है आपको, फॉर द क्रेन द फिश अपीयर्स टू बी 6 centimeter below the water surface. How much deep? How much deep should the crane immerse its beak to pick that fish? दिखने को तो 6 सेंटीमीटर है लेकिन एक्चुअल में डेप्थ इसका ज्यादा होगा। तो जो फिश का रियल डेप्थ होगा उतना ही नीचे क्रेन को अपना बीक इमर्स करना है, राइट? क्योंकि अगर 6 सेंटीमीटर इमर्स करता है तो कुछ हाथ में नहीं आएगा, मतलब कुछ चोट में नहीं आएगा, राइट? क्योंकि इट इज ओनली एपरेंट। दिखता है लेकिन होता है क्या? वो होता कितना है? रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ किसका है? ये फिश का। तो इसको किसे नोट करेंगे? आर एफ। मतलब सबसे पहला फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहला पैरामीटर पूछ लिया उन्होंने, रियल डेप्थ ऑफ फिश। ये पहला पैरामीटर फाइंड करना है। देन उसके बाद क्या बोला है? फॉर द फिश हाउ मच अबव द वाटर सरफेस डज द क्रेन अपीयर। आपको ये भी पता होगा कि अगर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन? फिश, ये डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट कौन? क्रेन, ये किसमें है? रेडर मीडियम में। तो क्रेन एक्चुअली जितने हाइट पे है उससे ज्यादा हाइट पे अपीयर होता है, करेक्ट? अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट डेंसर में हो, तो इट अपीयर्स नियरर, करेक्ट?
अगर उल्टा है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, तो इट अपीयर्स फार्दर अवे, वो दूर दिखता है वो, तो एक्चुअल से दूर दिखता है। इसके लिए तो दैट इज द रीजन, लुक, इवन ये लाइफ जो है ना, इट्स सो परफेक्टली बैलेंस्ड। देखो ऐसा है, अंदर फिश था, क्रेन को फिश चाहिए, पेट भरना है उसको, राइट। अगर फिश को पहले ही समझ में आ जाता कि ये इतना पास में आ गया है, तो फिश नीचे जाएगा ना, फिश क्यों रुकेगा, रुकेगा क्या? हाँ मेरा शिकार कर लो, नो वन डज दैट। तो फिश कैन सी क्रेन विच इज फार्दर अवे, क्योंकि एपरेंट हाइट इज ग्रेटर, यहाँ पे एपरेंट डेप्थ इज लेस और बाहर एपरेंट हाइट इज मोर देन रियल हाइट। हमने पहले भी डिस्कस किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो ऑब्जेक्ट अपीयर्स नियरर, उल्टा है तो ऑब्जेक्ट अपीयर्स फार्दर अवे। तो ये आएगा एपरेंट डेप्थ, एपरेंट हाइट, किसका एपरेंट हाइट? क्रेन का, तो इसको बोल देंगे ए सफिक्स सी। तो ये भी फाइंड करना है। तो दो चीजें आपको फाइंड करने के लिए बोली है, एक है रियल डेप्थ ऑफ फिश, एक है एपरेंट हाइट ऑफ क्रेन। याद रखिए। तो अब अगर आपको याद होगा, हमने दो केसेस लिए थे। इफ द ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। और दूसरा केस था, if the object is in rarer medium and observer is in denser medium, refractive index is apparent height upon real height। तो वो टेबल भूलना मत। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर अगर रेयर मीडियम में हो, तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। उल्टा है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, तो एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। यहाँ तक क्लियर, याद रहेगा। कॉइन इनसाइड वाटर, अगर कॉइन वाटर में, तो कॉइन ऑब्जेक्ट है एंड हम देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। उल्टा, वी आर इनसाइड वाटर और वी आर लुकिंग एट अ बर्ड विच इज फ्लाइंग बाय, तो ऑब्जर्वर इज इन वाटर डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अगेन वाटर कितना आएगा, कितना आएगा उल्टा, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। तो दिमाग में फिट कर लेना, एकदम एकदम अच्छे से फिट करना। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो, तो और एक सॉल्यूशन है। देखो, हमेशा याद रखना, एपरेंट हाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल हाइट। तो एपरेंट हाइट इज म्यू टाइम्स ऑफ रियल हाइट। म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ग्रेटर देन 1, रियल हाइट को मैं अगर 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एपरेंट हाइट विल बी ग्रेटर देन रियल हाइट। याद रखो, एपरेंट हाइट हमेशा ज्यादा होता है, रियल हाइट हमेशा कम होता है। तो म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है, आर एच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ग्रेटर देन 1, तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन रियल हाइट। तो एपरेंट हाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल हाइट। अभी भी नहीं समझा, ऐसा कोई है क्या? ऐसा कोई नहीं समझा तो अभी बता देता हूँ एक बार, वन लास्ट टाइम। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, तो पहले बताओ, ऑब्जेक्ट ये पास में दिखेगा कि दूर दिखेगा? अच्छे से सोचो, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, पास में दिखेगा, मतलब रियल डेप्थ ज्यादा है, एपरेंट डेप्थ कम है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ ज्यादा है, तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसके लिए तो ये नंबर 1 से बड़ा है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, 1 से छोटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता नहीं है। उल्टा, ऑब्जेक्ट अगर एयर में है, मतलब रेयर मीडियम में है, ऑब्जर्वर अगर डेंसर मीडियम में है, करेक्ट, राइट, तो जितना उसका रियल हाइट है, उससे ज्यादा दूर दिखता है वो, राइट। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। यहाँ तक क्लियर है? और आपको साथ में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी बता दिया, कितना बताया, 4/3। तो आपको म्यू की वैल्यू भी दी है 4/3। अब आपको आर एफ फाइंड करना है। व्हाट इज एफ? व्हाट इज एफ? फिश। फिश, फिश कहाँ है? वाटर में। तो आपको रियल डेप्थ फाइंड करना है।
तो जब रियल डेप्थ फाइंड करना है तो डेप्थ का फॉर्मूला यूज होगा। तो रियल डेप्थ क्या आएगा, म्यू इंटू एपरेंट डेप्थ, बराबर। तो रियल डेप्थ ऑफ फिश विल बी म्यू इंटू एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। ये कितना है 4/3, और एपरेंट डेप्थ तो दिया है, कितना दिया है 6, 1 एंड 2, तो दैट इज 8 सेंटीमीटर। रियल डेप्थ कितना आया, एपरेंट डेप्थ कितना था, तो रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ। यस, तो करेक्ट है आंसर। तो ऐसा वेरीफाई भी करते चलना, तो इट इज करेक्ट क्योंकि रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ। तो ये पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2 हमको क्या फाइंड करना है, एपरेंट हाइट किसका, क्रेन का। तो एपरेंट हाइट का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, म्यू इंटू रियल हाइट। किसका एपरेंट हाइट, क्रेन का। म्यू इंटू रियल हाइट किसका, क्रेन का। ये कितना है 4/3। रियल हाइट कितना है क्रेन का, 6 मीटर, 1 एंड 2 तो कितना 8 मीटर। रियल हाइट कितना था 6, एपरेंट कितना है 8, तो दूर दिखना चाहिए था, तो दूर दिखता है, करेक्ट, राइट। तो ये भी करेक्ट है। तो समझ में आया क्वेश्चन, गुड। तो नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू राइट इट डाउन। तो वन लास्ट थिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज, क्रेन का हाइट मीटर्स में होता है, तो AC एपरेंट हाइट ऑफ क्रेन इज इन 8 मीटर, और फिश का डेप्थ है सेंटीमीटर में। तो यूनिट लिखते वक्त गड़बड़ मत कर देना, इफ यू डू इट रॉन्ग तो यूनिट से भी मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल याद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्रिटिकल एंगल। अच्छे समझ लो क्वेश्चन। देयर इज अ टाइनी LED bulb, you know LED bulb ऐसा टाइनी बल्ब होता है, you can see this laser light, this is a tiny LED bulb. So there is a tiny मतलब very small LED bulb at the center of the bottom of cylindrical vessel of diameter 6 centimeter. Height of the vessel, height of the vessel is 4 centimeter. The beaker is filled completely with an optically dense liquid, मतलब light is traveling from denser to rarer medium. The bulb is visible from any inclined position, but just visible if seen along the edge of the beaker. Determine refractive index of the liquid. तो वापस से प्रॉब्लम वही है कि क्वेश्चन पहले समझ लो अच्छे से। There is a tiny LED bulb at the center of bottom of cylindrical vessel of diameter 6 centimeter, height of vessel is 4 centimeter. तो सबसे पहले हमको एक सिलेंड्रिकल वेसल ड्रॉ करना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल वेसल। इस सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर कितना है 6 क्या सेंटीमीटर। तो इट हैज अ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट कितना बोला है 4 सेंटीमीटर। हाइट कितना बोला है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट इज 4 सेंटीमीटर। देन इसमें एक ऑप्टिकली डेंस लिक्विड भर दिया, तो द सिलेंडर, this cylindrical vessel is filled with optically dense liquid. Optically dense liquid, so some liquid I will show. Let us show some liquid here. तो यहाँ पे एक ऑप्टिकली डेंस लिक्विड है, समथिंग लाइक दिस। अब इसके आगे क्या बोला है, इसके आगे आपको बताया है देयर इज अ टाइनी LED बल्ब एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ बॉटम। सिलेंडर का जो बेस है बॉटम है उसके सेंटर पे एक टाइनी LED बल्ब है। यहाँ तक क्लियर। तो आपको अभी तक क्या क्या क्लियर होना चाहिए था। नंबर 1, ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। कितना है ये, क्योंकि डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर। नंबर 2, ये क्या है रेडियस, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। नंबर 3, हाइट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो कम से कम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इतना क्लियर होना चाहिए। अब आगे बोला है the bulb is visible from any inclined position but just visible when it is seen along the edge। मतलब ये कि आप इसको यहाँ से देख लो
ऐसा देखो, ऐसा देखो, ये इंक्लाइन, इसको बोलते हैं इंक्लाइन। क्यों इंक्लाइन? क्योंकि एंगल बनता है। जहां जहां पे एंगल बना उसको बोलते हो इंक्लाइन पोजीशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो आपको ऐसा बता रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू टेल यू, आप यहाँ से देखो तो भी दिखेगा, ऐसा देखोगे तो भी बल्ब दिखने वाला है, बल्ब दिखने वाला है, बल्ब दिखता रहेगा। कब तक? जब तक आप एज से देखते हो, राइट। नीचे से देखोगे तो नहीं दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा। यहाँ तक दिखना मतलब ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब टच करके जाना। और ग्रेजिंग का मतलब ये भी होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90। करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं क्रिटिकल एंगल। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल यहाँ बना वो है क्रिटिकल। ऐसा क्लियर? अभी क्वेश्चन पूरा समझ में आया? इज दिस क्लियर नाउ? तो लेट अस गिव इट सम नेम। इसको बोल देते हैं ए पॉइंट, इसको बोल देते हैं बी पॉइंट, इसको बोल देते हैं सी। वैसे भी सी है तो सी बोल दो, सी। करेक्ट, राइट। देन गिवन डेटा में, हमारे पास गिवन डेटा में कुछ इंफॉर्मेशन था, वो था डायामीटर है 6 सेंटीमीटर। वहां से हमने रेडियस निकाल लिया, कितना निकाल लिया? 3 सेंटीमीटर। और इस रेडियस को क्या बोला है? ए बी। क्या बोल रहे हैं इसको? और ये जो हाइट था, हाइट ऑफ सिलेंडर को क्या नाम दिया है? बीसी। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है ये? 4 सेंटीमीटर। करेक्ट, राइट। देन अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा? 5। क्यों? तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम व्हाट यू हैव इज AC साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? फाइंड करने के लिए क्या बोला है आपको? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? इस लिक्विड का। लुक, आखिरी में बोला डिटरमाइन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो डिटरमाइन मतलब फाइंड, तो फाइंड म्यू, फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द लिक्विड। करेक्ट। देन मैंने आपको बताया था, रे ऑफ लाइट जहां से चालू होगा उस मीडियम को बोलेंगे मीडियम नंबर 1, जहां जाएगा उसको बोलेंगे मीडियम नंबर 2। एंड देन यू विल अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, आई एम नॉट राइटिंग डाउन फॉर्मूला सेक्शन हियर, क्योंकि सिर्फ स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन आएगा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? म्यू 1 साइन सी, म्यू 1 साइन सी इक्वल टू म्यू 2 साइन 90। आर इज 90 हियर। ये कितना है यहाँ पे एंगल? 90। तो यहाँ जो ये एंगल बनता है वो एंगल कितना बन रहा है? 90। कितना बन रहा है वो? 90। तो दिस एंगल इज 90, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1। और बाहर कौन था? एयर। तो म्यू 2 कितना है? 1। म्यू 2 इज 1 एंड साइन 90 इज ऑल्सो 1। तो दोनों 1। म्यू 1 की वैल्यू कितनी है? म्यू। तो म्यू साइन सी इक्वल टू 1। तो म्यू विल बी इक्वल टू, म्यू विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, इक्वेशन नंबर 1। बट ट्रिग्नोमेट्री से साइन कैसे निकालते हो? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ थीटा? अपोजिट अपॉन, बट फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी, फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी साइन सी इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है। तो साइन सी ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना था? 3। ये कितना था? तो इक्वेशन नंबर 2 से साइन सी मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया वहां पे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, from equation number 1 and 2, what you will have is mu equal to 1 upon sin c। पर sin c क्या है? 3/5। तो ये कितना है? 5/3। ग्रेटर देन 1 है क्या? यस। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सिर्फ एयर और वैक्यूम के लिए कितना होता है? 1। है that clear? Done. So let us go ahead with next question. Before we go ahead with next question, do you know what is a glass paper weight? पता है? टेबल पे अगर पेपर हो
और वो उड़ने नहीं चाहिए, उसके लिए आप एक वेट रखते हो। अगर वो वेट ग्लास का हो तो उसको बोलते हो ग्लास पेपर वेट। वो इट इज नॉट कंप्लीटली अ स्फीयर बट इट इज अप्रोक्सीमेटली अ स्फीयर, ये पता होना चाहिए। तो सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन 9.6। टेक्स्ट बुक में एंड हेंस नोट्स में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल 9.6 हो गया, तो उसको 9.6 कर लेना। और ग्लास पेपर वेट, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हैज अ टाइनी एयर बबल ट्रैप्ड इनसाइड इट। मतलब उस ग्लास पेपर वेट में एक टाइनी एयर बबल को ट्रैप करके रखा है, जानबूझ के करते हैं, व्हाई टू लुक नाइस, अच्छा दिखता है ना अंदर बबल है तो। So intentionally we trap this air bubble inside. Closest distance of the bubble from the surface is 2 centimeter. सरफेस से इसका डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। वेयर विट इट अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम द अदर एंड। तो वापस से वही प्रॉब्लम है, पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन कि क्या व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज। सपोज ये ग्लास पेपर वेट है, इमेजिन दिस इज अ ग्लास पेपर वेट, ओके। अब ये ग्लास पेपर वेट में देयर इज अ टाइनी बल्ब, टाइनी एयर बबल। क्या है इसमें? टाइनी एयर बबल। तो इट हैज अ टाइनी एयर बबल राइट विच इज ट्रैप्ड इनसाइड। और जानबूझ के मैंने इसको ऑफ सेंटर दिखाया, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे। और ग्लास पेपर वेट ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना? तो फिर डायमीटर कितना? तो 6 सेंटीमीटर, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया सेंटर। है तो क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोला है इसमें एक एयर बबल है जो ट्रैप्ड है, ये एयर बबल है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम द सरफेस इज 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इसलिए ये ऑफ सेंटर आ गया, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 3, तो ये कितना है 2। कितना है ये 2, करेक्ट राइट? यहाँ तक क्लियर? So now I will just remove this line from here so that you need to understand कि ये डिस्टेंस है 2। कितना है ये? कितना है ये? 2। रेडियस कितना था? 3। रेडियस 3 था, डायमीटर 6 था। रेडियस कितना था? 3। तो ये 3 है, ये 2 है, तो बचा हुआ कितना? 1। कितना? यहां से यहां तक कितना? 3 और 1 कितना? 4। वेरी गुड। कितना है ये? 4। तो ये आ गया 4। अब इसके आगे वेयर विल इट अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम द अदर एंड। इसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है एक एंड से। कहां से? एक एंड से। हम देख रहे हैं अदर एंड से, तो वो कहाँ दिखेगा ऐसा क्वेश्चन है। वेयर इट विल अपीयर, मतलब व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? अब एक्चुअली कंफ्यूजन यहाँ होता है कि इस पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इज इट अ लेंस? ये लेंस है क्या? लेंस है ये? लेंस है? नो, इट इज नॉट अ लेंस। लेंस नहीं है ना। लेंस इज नॉट अ स्फीयर, तो ये लेंस है क्या? नहीं। ये मिरर है क्या? नहीं। ये सिंगल कर्व सरफेस है क्या? नहीं। तो क्या है ये फिर? इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ सिंगल कर्व सरफेस। इसको ट्रीट करेंगे। क्यों ट्रीट करेंगे? देखो, अल्टीमेटली ये ग्लास पेपर वेट का एम क्या था? वो पेपर को स्टेबल रखना। और स्टेबल रखोगे, अगर ये स्फीयर है तो ये खुद रोल हो जाएगा। कभी एक स्फेरिकल ग्लास को रख के देखो टेबल पे, वो एक जगह पे टिकता नहीं है। उसको अगर एक जगह पे टिकाना है, इफ यू वांट टू कीप इट एट वन पोजीशन, तो एक चीज याद रखना, अगर इसको आपको एक पोजीशन पे रखना है तो आपको इसको थोड़ा सा फ्लैट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फ्लैट। तो इसको थोड़ा सा काट लिया, इसको हमने लिटिल बिट फ्लैटनिंग कर दिया इसका। तो अगर आपने इसका फ्लैटनिंग किया है, इफ यू आर मेकिंग इट फ्लैट, ऐसा ही करते हैं ना, ग्लास पेपर वेट ऐसा ही होता है, पूरा स्पीयर नहीं होता, इट इज लिटिल बिट फ्लैट। क्यों? क्योंकि फिर अब इसको मैंने टेबल पे रख दिया। इसको टेबल पे कैसे रखोगे? रोटेट करके। तो ये अभी रोल होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर थोड़ा सा फ्लैट किया तो इससे क्या हुआ? इससे ये बन गया सिंगल कर्व्ड सरफेस, है ना। सेकंड सर्फ सरफेस अभी कर्व नहीं है, अभी कितना कर्व सरफेस है? एक ही है।
तो कौन सा फॉर्मूला लगोगे सिंगल कर्व सरफेस का, तो कौन सा फॉर्मूला था म्यू बाय वी, याद है म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ऐसा समझ में आया। प्रॉब्लम ये था कि ग्लास पेपर वेट नॉर्मली स्फेरिकल होता है, हमको सब समझ में आ गया कि 6 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, एयर बबल है अंदर जो ट्रैप्ड है, ट्रैप मतलब अंदर फंस गया है, वो कितने सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर पे एक सरफेस से। हम देख कहाँ रहे हैं दूसरे सरफेस से, हमने कहाँ से देखा इसको दूसरे सरफेस से देखा, तो हमको कितने डिस्टेंस पे दिखा है, दिखा नहीं कितने डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, रिमेम्बर, क्योंकि एक सरफेस से 2 तो दूसरे सरफेस से 4, तो डिस्टेंस कितना है 4, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला है इसका, कुछ तो दिया है ना 1.5, इसका रेडियस कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। हमको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, लुक लास्ट सेंटेंस, वेयर विल इट अपीयर, मतलब 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 वी इमेज डिस्टेंस, ये तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस है ना, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज कहाँ बनेगा वो पूछा है, वेयर विल इट अपीयर। तो जब हम देखते हैं ना, हम बबल को नहीं देखते, हम बबल के इमेज को देखते हैं, तो व्हाट दे आर आस्किंग यू इज इमेज डिस्टेंस। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, पक्का। तो रिमेम्बर क्या पूछा है आपको, इमेज डिस्टेंस। तो क्योंकि ये सिंगल कर्व सरफेस जैसा है, तो याद होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म upon image distance minus refractive index of medium where object is kept upon object distance equal to mu 2 minus mu 1 by r। तो अगर यहाँ तक समझा है तो अब नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। थोड़ा सा सॉल्यूशन कहीं कहीं गलत भी दिया है, तो जस्ट बी केयरफुल विद दिस। अगर आपने ढंग से इसको नहीं किया तो गए, थोड़ा सा भी गलती हुआ तो गए काम से, राइट। तो अभी गलती कहाँ होती है, आइडेंटिफाइंग द पैरामीटर्स। तो आइडेंटिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना, उससे भी पहले उससे भी पहले आपको साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब म्यू वन म्यू टू ये तो नंबर है, नंबर के कन्वेंशन होते हैं क्या, नहीं होते, होते कभी नहीं। वी फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है तो कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं क्या, नहीं। तो स्टेप नंबर 1 हाईलाइट करो, जो फाइंड करना है उसके लिए कन्वेंशन यूज नहीं करने, करने हैं क्या। ऑब्जेक्ट कौन था, बबल, ये सरफेस से राइट में है कि लेफ्ट में है, राइट में है कि लेफ्ट में है, राइट में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। इसका जो कर्वेचर है वो ये कर्वेचर है, तो सेंटर कहाँ पे है इसका, राइट में है, सेंटर राइट में, तो रेडियस कहाँ है, राइट में है। अगर राइट में है तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर। अब आखिरी एक प्रॉब्लम रह गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक 1.5 है और एक 1 है, क्योंकि बाहर कौन है, एयर। तो अभी समझेगा कैसे, म्यू वन 1.5 है या म्यू टू 1.5 है, कैसे समझेगा, कैसे समझेगा, सिंपल है। ये जो फॉर्मूला था, म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑब्जेक्ट इज सेट, ऑब्जेक्ट किसने रखा है, ग्लास के अंदर, तो ये कौन है, म्यू वन। क्लियर। तो बचा हुआ बाहर कौन आ गया, म्यू टू। म्यू टू की वैल्यू हमको मजबूरी में लेनी पड़ेगी 1, बिकॉज इट इज नाउ, यह हमारा मजबूरी बन गया, राइट। आ रहा है समझ में, म्यू वन कौन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर द ऑब्जेक्ट इज शेप, लेकिन ऑब्जेक्ट तो ग्लास के अंदर है ना, तो ग्लास के अंदर म्यू वन क्या आ गया 1.5, तो सारे वैल्यूज आ गए। अब क्या करोगे, अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज, तो म्यू टू की वैल्यू कितनी है 1, वी फाइंड करना है, माइनस म्यू वन कितना है 1.5, यू कितना था 4 सेंटीमीटर, कितना था 4 सेंटीमीटर, राइट। ये यू है वो 4 है, म्यू टू कितना है 1 और ये कितना है 1.5, रेडियस कितना है 3। क्लियर। तो 1/v, दिस इज 1.5/4, इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस,
1 माइनस 1.5 कितना, -0.5 अपॉन 3, ये वहां गया तो कितना, प्लस, करेक्ट। अब एक काम करो, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखो, जो नेगेटिव है उसको बाद में लिखो। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ कैलकुलेशन में गड़बड़ कम होती है, दैट्स इट। पॉजिटिव नंबर पहले लिखना, नेगेटिव बाद में लिखना, तो सिर्फ कैलकुलेशन में गड़बड़ के चांसेस कम है। 1.3, 1.5 इंटू 3 कितना, 4.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये कितना, 2, 2 अपॉन कितना, 12, 12, 4 इंटू 3, 12। तो 1/v ये कितना आ गया, और ये कितना है, तो v इक्वल टू 12 अपॉन 2.5, 1 is 2.5, 2.5, 2 is 5, 3 is 7.5, 4 is 10, 5 is 12.5। तो हमारा आंसर 4.5 और 5 के बीच में आना चाहिए। लेट अस सी कि क्या आंसर दिया है, 4.8। गुड, तो ये कितना है, 4.8। तो हमारा आंसर क्या है, 4.8 करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर।